Today we'll wind up this chapter. So certain very small topics were left. So let us discuss those topics as well. The first one is temperature coefficient of resistance. Now we need to understand this. What is this? This is represented by symbol alpha, and it is denoted by this formula r theta minus r naught upon r naught into theta. Now what is r theta? Theta is any temperature, 15 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. So theta is any temperature, and it is taken in degrees Celsius only, not in Kelvin. And r naught is this resistance at 0 degrees Celsius. So now you can compare. This is resistance at theta degrees Celsius. This is resistance at 0 degrees Celsius. R naught the same thing, and theta is temperature again. For instance, we are talking about 30 degrees Celsius. तो ये क्या हो जाएगा? This will be the resistance at 30 degrees Celsius minus resistance at 0 degrees Celsius divided by resistance at 0 degrees Celsius into 30 degree. And this all together is equal to temperature coefficient of resistance. Coefficient का दूसरा मतलब होता है मैग्नीट्यूड. तो एक ऐसा फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताता है इन टर्म्स ऑफ शोइंग द डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ये है फॉर्मूला. उसका यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस. कैसे? आर की यूनिट होगी ओम, नीचे भी ओम, ओम से ओम कैंसिल, ये रह जाएगा पर डिग्री सेल्सियस. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये क्या किया मैंने, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस थिंग. आर थीटा माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट इंटू थीटा. आर नॉट कॉमन ले लो तो आर थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग. दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज प्रेफरेबल क्योंकि इस पर घूमकर जब क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मूला काम आता है. ऑल्दो दीज टू आर द सेम थिंग. आई थिंक दिस इज क्लियर. अब इसमें से थोड़े कुछ बेसिक्स समझने हैं. एल्फा की वैल्यू हाई कब होगी? दिस विल बी इन केस ऑफ कंडक्टर. कैसे? क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी जब हमने पढ़ा था, तो जब कंडक्टर्स की बात करते हैं तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. तो ये गैप बड़ा हो जाएगा. जब ये गैप बड़ा हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ी आएगी. अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की. सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आया था. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद राइज इन टेम्परेचर. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वैल्यू कम होगी और ये ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव. तो फॉर सेमीकंडक्टर द वैल्यू इज नेगेटिव एंड फॉर कंडक्टर इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. और एलॉयज के केस में क्या होता है, ये वैल्यू छोटी होती है, बहुत छोटी होती है. ठीक है. सो इस पर क्या आता है? न्यूमेरिकल्स आता है. 2-4 न्यूमेरिकल्स इस पर भी बेस्ड हैं. ठीक है. इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कैंसिल करने हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज एन ओमिक कंडक्टर एंड व्हाट इज एन नॉन ओमिक कंडक्टर. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सिर्फ ग्राफ याद कर लो, और डेफिनेशन तो आपने 10th में भी याद की थी. कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, कंडक्टर विच डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ. थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ. इट इज़ नॉट वी वर्सेज आई ग्राफ, इट इज़ आई वर्सेज वी ग्राफ. अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है तो ये ओमिक कंडक्टर, इसका मतलब ये ओबे कर रहा है. तो यहाँ मैंने सी का मतलब है कंडक्टर. सारे कंडक्टर्स आ जाएंगे इसमें. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम सिल्वर, देन एल्यूमिनियम, देन कॉपर, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, निकल, कोबाल्ट. देन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में भी बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं, पर हम क्या लिख के आएंगे? एससी, सेमी कंडक्टर्स. और सेमी कंडक्टर्स लिख के भी नहीं आना है आपको. क्या लिख के आना है? उनके 3 नाम. पिछले क्लास में मैंने 3 नाम बताए थे, 2 स्पेसिफाई किए थे. फिर से याद दिला देता हूँ. जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन. कार्बन भी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में ही आता है. तो ये 3 एग्जाम्पल्स इसके होते हैं. एग्जाम्पल याद करना है और ये 2 ग्राफ्स याद करने हैं. ये याद कर लेना. दिस इज आई वर्सेस वी ग्राफ. देन इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप? बड़ा आराम से निकल जाएगा स्लोप आई वर्सेस वी ग्राफ का. जब इसका स्लोप हम निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले टेंजेंट खींचना पड़ेगा और फिर टेंजेंट का स्लोप निकलेगा. तो इस तरह का जो हम टेंजेंट करके जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो आर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. स्लोप में ये वर्सेस ये निकालूंगा. अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी निकाल रहे हो तो उसको इन्वर्स कर देना, दैट विल कम आउट टू बी रेजिस्टेंस. और अगर मैं यहाँ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी निकालता हूँ तो रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा? इट विल बी कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग. तो हमें तो रेजिस्टेंस निकालने को भी आता है जनरली. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, डायनेमिक रेजिस्टेंस. ये आता है. तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसमें हम एक टेंजेंट खींच के उसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं. मूविंग फर्दर, ये 2 डेरिवेशंस
बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेरिवेशन के तौर पे अगर आता भी है, इसके चांसेस 0.1% है। सीरीज और पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटेंस। इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अगर हम सीरीज में लेते हैं तो हमने कैपेसिटेंस में क्या लिया था, चार्ज कांस्टेंट। इसमें क्या लेंगे, करंट कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट हो गया और वी वेरी करेगा। सिर्फ ये 2 लाइन लिख के आ जाओ, ठीक है। 3 मार्क का डेरिवेशन आता है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ ये 2 लाइन लिखने के। ये पूरा नहीं भी करोगे तो भी। देन फर्दर मूविंग, अगर v वेरी करता है तो v का वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3। v की वैल्यू क्या होती है, IR। यहाँ मैंने IRS लिख दिया सीरीज के लिए। यहाँ I कॉमन कांस्टेंट है सब में, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ I कांस्टेंट रखा हुआ है। दिस इज द स्टेप। दूसरा देख लो, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तीनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है दोनों एंड्स ज्वाइंट हो गए। अब इसमें क्या होता है, v कांस्टेंट होता है, I वेरी करता है उल्टा। तो I वेरी करेगा तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या होता है, V अपॉन R। V अपॉन R की जगह RP लिख लिया, पैरेलल शो करता हुआ। V अपॉन R1, V3 आउट कैंसिल हो गया, ये आ गया आपकी वैल्यू। तो रेजिस्टेंस घटता है पैरेलल में और सीरीज में बढ़ता है, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। आई थिंक दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर। अब एक छोटी सी टॉपिक और रह गई है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी कोई क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड कि बिजली का बिल कितना है, तो वहाँ आता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वैसे नॉर्मल यूनिट होती है जूल, कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। यहाँ से प्रूफ कर देता हूँ। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम से यूनिट बन गई वॉट सेकेंड। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जूल। 1 जूल वॉट सेकंड के बराबर होता है। वॉट को अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट बन जाता है। सेकंड को अगर 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दो तो आर बन जाता है, तो ये बन जाएगा किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर में ये 60 इंटू 60 इंटू 1000 करने के बाद ये वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये याद करना है आपने, ये आपने क्रैम किया होगा पहले भी, इसको दोबारा से रट लीजिए। एंड दिस विल बी एप्लीकेबल इन सर्टेन न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इजी। ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो ये टेबल याद कर लीजिए। दिस इज लाइक दिस, BBROY GBVGW। कैसे याद करेंगे, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब ये शब्दावली को इस तरह से समझेंगे, B स्टैंड्स फॉर ब्लैक, B स्टैंड्स फॉर ब्राउन। अगर ये समझ में नहीं आया कि 3 तो B है इसमें, तो याद रखना हमेशा काले से गोरे की तरफ जाते हैं रंग, भक काले से गोरे की तरफ। तो यहाँ से शुरू होगा ब्लैक, ये ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन वायलेट, देन ग्रे एंड देन वाइट। कितने कलर हो गए कुल, 10। और जब हम फिगर्स जो मैंने लिखा है वो यहाँ शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितना हो गया 10। यहाँ लिखा है मल्टीप्लायर्स, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power till 10 to the power 9। ठीक है, ये हो गया मेन। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का, उसको देखकर। गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, दीज आर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है इसमें एरर कितना है। इसका सिंपल तरीका समझा दूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर है, ज़्यादातर बच्चों ने रजिस्टर नहीं देखा होगा, जिन्होंने सर्किट्स बनाए उनको रजिस्टेंस का अंदाज़ा होता है। ये प्रैक्टिकली सिर्फ क्लास में दिखाया जा सकता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इधर फिलहाल समझ लीजिए कैसे होता क्या है। रजिस्टर एक वाइट कलर का डिवाइस होता है, छोटा सा पतला सा, उंगली का 1/3 पोर्शन के बराबर होता है, वाइट कलर का होता है। और उसमें कलर बैंड्स होते हैं, ऐसे 3 कलर बैंड सामने आसपास होते हैं और एक बैंड दूर होता है। ये 3 कलर बैंड्स शुरू के 3 कलर है और ये वाला कलर टॉलरेंस शो कर रहा है। मान लो ये वाला कलर रेड है, ये ऑरेंज है और ये वायलेट है। तो जब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इनकी वैल्यू कैसे आएगी, रेड स्टैंड्स फॉर 2, तो हमने लिख लिया 2। ऑरेंज स्टैंड्स फॉर 3, यहाँ लिख दिया 3। शुरू के 2 कलर तो ऐसे आ जाते हैं, इनको फिगर्स ही बोलते हैं। तीसरा कलर मल्टीप्लायर के रूप में आता है, वायलेट को देखेगा, वायलेट क्या है 7, तो ये हो जाएगा 10 to the power 7। खत्म, 3 कलर की वैल्यू पता लग गई। लास्ट कलर क्या है, टॉलरेंस। वो देखना पड़ेगा कौन सा। मान लो गोल्ड कलर है तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या है 5, तो ±5%।
एरर ऐसे तो लिखते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर यूजिंग कलर कोडिंग. अब इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जब क्वेश्चंस दूंगा तब देन वील डिस्कस दीज थिंग्स. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर.